युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 74। इंडिया में रात का समय मेहता बंगलो। नैना खाना खाने के बाद उसे अपने कमरे में जाने के लिए डर लग रहा था। उसे जाना तो पड़ेगा और वह हिम्मत करके अपने कमरे में गई। जाने से पहले सोच ली थी कि वह जैसे कमरे में जाएगी जल्दी से सो जाएगी, वरना रेहान से उसकी मुलाकात हुआ तो वह ज़रूर उसे इसी रात घर से निकाल कर ही रहेगा। सब सोचकर नैना जल्दी से जाकर सोफे पर ब्लैंकेट लेकर सो गई। उसे नींद तो नहीं आ रहा था, तभी दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया और कमरे में रेहान आया। रेहान उसके कमरे में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वह आए और वह उसे भला बुरा सुना ले। और जब वह अपने कमरे में आई तो उसके पीछे ही रेहान भी आया। रेहान के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ झलक रहा था और वह सोफे के पास आकर रुका और तेज आवाज़ में बोला, उठो। उसकी इतनी तेज आवाज़ सुन नैना अंदर से सहम गई, पर उसने आंखें नहीं खोली और उसे इस तरह सोता देख रेहान के शरीर में और आग लगने लगा। इस बार वह चीखते हुए कहा, मैंने कहा जल्दी उठो। उसकी आवाज़ सुन नैना मन में कहने लगी, क्या करूं, उठ जाऊं कि नहीं। नैना यही सब सोच रही थी कि रेहान इस बार कर्कश आवाज़ में बोला, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना नैना, नहीं तो बहुत बेकार होगा। इस बार नैना ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए उठकर बैठ गई और वह अपनी नज़र नीचे की थी, क्योंकि उसे इस वक्त रेहान से बहुत डर लग रहा था। वहीं रेहान को नैना पर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी बिंदास खाना खाकर सो रही है। उसे तो बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ तक कि सभी को बेवकूफ़ बना रही है। यही सब सोच उसे और भी उस पर गुस्सा फटने लगा। रेहान बिल्कुल भी शांति से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में अभी तक रहने का? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूं? इस बार नैना सोफे से उठ खड़ी हुई और बड़े गौर से रेहान को देखने लगी, क्योंकि रेहान उसे साफ साफ शब्दों में घर से जाने के लिए बोल रहा था। यहाँ तक कि ना उसकी बात वह सुनेगा और ना ही समझेगा। उसने जो देखा वही उसे हकीकत लग रहा है। नैना भी इतना जल्दी कहाँ हार मानने वालों में थी। वह भी लंबी सांस लेते हुए बोली, रेहान सर, माना मेरी गलती है, मैं घर वालों को झूठ बोलकर गई थी। जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। पहले ही आप डिसीजन नहीं ले सकते, यूं ही मुझे घर से नहीं निकाल सकते। नैना बोल ही रही थी कि रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता? तुम्हारे सो कॉल्ड लोगों को बुलाने का यहाँ इरादा है क्या? नैना समझ चुकी थी कि रेहान इस वक्त बहुत चिढ़ा हुआ है और गुस्से में है कि उसे कुछ भी कहना वह सही बातों को गलत मतलब ही निकालेगा। वह जरा भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसने न बात बढ़ाते हुए बोली, रेहान सर, मुझे लगता है हमें बैठकर बात करना चाहिए। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नैना का बहाना सुन रेहान को और भी गुस्सा आने लगा और अपने हाथ से अपने बालों को पीछे ढकेलते हुए सिर को दबाने लगा और फिर आगे बोला, कितनी चालाक लड़की हो तुम, मानना पड़ेगा। इतनी भोली मासूम बनकर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो। यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी तुम बेवकूफ़ बना रही हो। एक मैं ही पागल था कि तुम पर भरोसा कर लिया, वरना मुझे तो कोई भी रेंट पर भी मिल जाती और आज मैं पेपर की ताकत पर उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता और वह चली भी जाती। रेहान एकदम सीधे उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। पर नैना इतनी समझदार थी कि वह रेहान के हर जज्बात को समझ रही थी कि उसने जो देखा तो वह उसी को सच मान रहा है, उसमें उसकी ज़रा भी गलती नहीं है। पर नैना को इस बात का बुरा भी लग रहा था कि रेहान ज़िद्दी है कि सामने वाले की बात सुनता नहीं। यह बात नैना को कहीं ना कहीं खटक रहा था कि रेहान एक बार उसकी बात सुने और समझने की कोशिश करे कि वह गलत नहीं है, उसने जो देखा वह सच नहीं है। नैना अपने मन में सोच ही रही थी कि रेहान ने उसे वापस जलील करते हुए कहा,
मैं तुम पर तरस खाकर रात रहने दे रहा हूँ, पर कल सुबह होते तुम यहाँ से चली जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेहान का इस तरह से बातें सुन नैना का मन दुख गया, पर अभी वह हार नहीं मान रही थी और वह अपनी बात रखते हुए बोली, मैं जानती हूँ रेहान सर, आप किसी पर जल्दी यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो दिखता है आप उसी को सच मानते हैं। हो सकता है उस दिन आपकी मॉम भी सही हो और जो आपने देखा वह गलत हो सकता है। अगर आपकी मॉम गलत है तो हर औरत गलत नहीं होती। बातें समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिए, ना कि रिश्ते नाते तोड़ने चाहिए। नैना ने कहने को तो कह दिया, पर वह अच्छे से जानती थी कि अब इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि रेहान झट से उसके बालों को पकड़ दांत भींचते हुए कहने लगा, ये सब बातें तुम्हें किसने बताया? बोलो किसने बताया? रेहान का रौद्र रूप देख नैना अंदर तक डर गई। उसे पछतावा हो रहा था कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था और रेहान उसके बालों को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि उसे सहन नहीं हो पा रहा था। रेहान के हाथों पर नैना का हाथ चला गया और वह छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रेहान सर, यह आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रेहान को देख ऐसा लग रहा था कि वह उसके दर्द से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसके अतीत से उसे जो दर्द हुआ था उसके आगे यह दर्द कुछ भी नहीं है। रेहान उसके बालों को छोड़ने के बजाय ज़ोर से कसते हुए कहा, मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब दो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नैना को अब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उसे सहा नहीं जा रहा था। वह दर्द से कहराते हुए बोली, मुझे ये सब अभय जी ने बताया, जो कि आपको बताना चाहिए था, पर आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। अभय का नाम सुन रेहान उसके बालों को छोड़ दिया। रेहान को यकीन नहीं हो रहा, वह जानता था यह बात सिर्फ उसके डैड और उसके भाई जैसा दोस्त इन्हीं दोनों को पता था और अभय ने नैना को यह बात बता दिया और रेहान के कान खबर नहीं हुआ। उसको बताना सही नहीं समझा। रेहान इस वक्त इतने गुस्से में था कि गुस्से की वजह से हाँफने लगा और हाँफते हुए बोला, सही कह रही हो तुम। जो बातें तुम्हें मुझसे पता होनी चाहिए वह सब बाहर वालों से पता चल रहा है। तुम्हारा अब यहाँ रहना नहीं बनता, तो मैं नहीं चाहता दोनों परिवारों की कोई बेइज्जती हो, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम चाहती हो अपनी बेइज्जती करवाना तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें जो झूठ बोलना है वह बोलो, मगर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि झूठ बोलने में तो तुम मास्टर हो। इसी तरह अपनी फैमिली को बेवकूफ़ बना लेना, पर मुझे यहाँ कल सुबह तक नहीं दिखनी चाहिए, मतलब नहीं दिखनी चाहिए। नैना कुछ कहती उससे पहले रेहान कमरे से बाहर चला गया। जाते वक्त जोरदार पैर से दरवाज़ा दे मारा, जिससे नैना और डर गई। वह वहीं फ्लोर पर बैठे अपने दोनों पैरों के घुटनों के बीच मुंह छुपाकर रोने लगी। रेहान उसके कैरेक्टर पर आज उंगली उठा रहा था। आज वह सही होते भी उसकी नज़रों में बदनाम हो चुकी थी। शादी होने के बाद जो उसे खुशी मिला था वह रेहान के लिए जो फील करने लगी थी, उसे इतना प्यार मान सम्मान मिला था। वह अपने पहले का सब दर्द भूल चुकी थी और अपनी नई ज़िंदगी चालू कर रही थी, पर उसे यह पता नहीं था कि यह खुशी कुछ वक्त के लिए ही उसकी ज़िंदगी में आया है और इतना दर्द लेकर आएगा कि सांस लेना भी उसे मुश्किल हो जाएगा। सुबह के 5 बजे रेहान का कमरा। नैना पूरी रात नहीं सोई थी। वह अभी भी सिसकियाँ लेकर रोए जा रही थी। रेहान जो एक बार रात को कमरे से बाहर गया तो अभी तक लौटकर नहीं आया, क्योंकि वह उसका चेहरा देखना नहीं चाहता था। नैना फ्लोर से उठी कि उसके पैरों में अकड़ आ चुका था,
क्योंकि वह एक ही पोजीशन में पूरी रात बैठी रही। पहले तो वह ठीक से खड़ी हुई और सीधे वॉशरूम में चली गई। वॉल पर लगे मिरर में खुद को देखने लगी। पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। नैना जल्दी जल्दी फ्रेश होने लगी और फ्रेश होकर वह नीचे आई और रोज की तरह अपने काम में जुड़ गई। सभी काम निपटाने में लगी हुई थी। सुबह के 9 बजे आज रेहान काफ़ी देर तक सोया था और 9 बजे अपने कमरे में आया तो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो उसे नैना कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह सीधे वॉशरूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। उसका कमरा एकदम व्यवस्थित, पहले जैसा क्लीन दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब से रेहान का शादी हुआ था और नैना उसके कमरे में रहने लगी तब से कमरे में बहुत से सामान दिखाई देने लगे थे। जहाँ तहाँ नैना के कपड़े और ड्रेसिंग टेबल पे उसके मेकअप के सामान। उसका कमरा पहले से ज़्यादा भरा भरा दिखाई देता था। आज उसका कमरा एकदम क्लीन और पहले जैसा दिखाई देने लगा। उसने एक नज़र ड्रेसिंग टेबल की तरफ भी नज़र उठाकर देखा जहाँ नैना की एक भी चीज़ नहीं था। 1 मिनट के लिए रेहान अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा आ रहा था। कल रात को बहुत दर्द से तड़प के रो रही थी। उसने अचानक से अपनी आंखें खोल, फिर उसे वही सब याद आने लगा। अभय और वह लड़का जो उसने मयंक को देखा था। रेहान 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आया। वह आज बहुत लेट हो चुका था, यहाँ तक कि वह खुद 9 बजे सोकर उठा था और रेडी होने में उसे सब टाइम मिलाकर उसे लेट हो ही गया। नीचे आने के बाद उसने अपनी नज़र इधर उधर चारों तरफ घुमाया पर उसे नैना कहीं दिखाई नहीं दी। उसे यकीन हो गया कि वह यहाँ से चली गई है। डाइनिंग टेबल पर वह सिर्फ और सिर्फ नाम का बैठा था। उनके घर का सर्वेंट कदम उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया। उसे 2 मिनट ही लगा कॉफ़ी फिनिश करने में और उसका ब्रेकफास्ट जब टेबल पर लगाया तो उसने तुरंत मना कर दिया। रेहान ने सर्वेंट कदम से पूछा, डैड कहाँ है? सर्वेंट कदम ने कहा, मालिक तो बाहर गार्डन एरिया में बैठे हैं। रेहान को अपने डैड के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वह नैना को बेटी की तरह प्यार करते थे, पर जब उन्हें पता चलेगा कि नैना यहाँ से चली गई है और वह भी हमेशा के लिए, तो न जाने कैसा रिएक्ट करेंगे। मलेशिया होटल रूम में ठंड इतना ज़्यादा था कि जहाँ तहाँ बर्फ़ की ओसें गिर रही थी। वहाँ का नज़ारा देख इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे आसमान नीचे आ गया हो। इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं मुश्किल से दिखने को मिले। वहीं होटल रूम के विंडो से बाहर का सीन देखने में तो और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। सुबह 9:30 बजे युग और मन्नत अभी भी बेड पर सोए थे। युग कब का उठ गया और वह मन्नत को अपनी बाहों में जकड़ के उसे ही निहार रहा था। उसके होठों को देख रहा था जो किस करने से सूज गए हुए थे। युग कब से मन्नत को उठाने के लिए फोर्स कर रहा था, पर मन्नत इतना जल्दी कहाँ उठने वाली थी। उसे तो अगर कोई ना उठाए तो वह उठेगी ही नहीं। युग जानता था प्यार से तो उठेगी नहीं, इसलिए वह ब्लैंकेट के अंदर से ही उसने उसे गुदगुदी करना चालू कर दिया। पहले तो मन्नत धीरे धीरे अपनी हाथों से उसके हाथ झटक रही थी, पर युग ने अपनी स्पीड बढ़ा दिया जिससे मन्नत अपनी आंखें खोल खुद को डिफेंस करने लगी। मन्नत उसका हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी पर पकड़ नहीं पा रही थी और वह रोने के कगार पर आ गई और साथ ही साथ में ये भी बोले जा रही थी, युग प्लीज़ क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, उठो फिर जल्दी, युग ने कहा। इतना बोलते वक्त युग का हाथ स्लो हो गया और मन्नत युग के ऊपर आ गई और आते ही अपने दोनों हाथ युग के गले में डाल दिए। युग का भी हाथ मन्नत के पीठ पर चला गया। अब मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें भी सोना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर से उठने वाली नहीं हूँ।
मन्नत के बाल पूरे युग के चेहरे पर ढक गया था। युग अपने एक हाथ से उसके बालों को हटाते बोला, अच्छा तो तुमने ये तरीका निकाला है। मन्नत अपना चेहरा युग के गर्दन में छुपा लिए और अपना टंग निकाल इंटेंस तरीके से उसके गर्दन पर फेरने लगी। उसके ऐसे टच करने से युग के डिजायर बढ़ने लगा और उसने अपनी झट से आंखें बंद कर लिया और मदहोश होते बोला, आह सुबह सुबह क्या चाहती हो तुम। यह सुन मन्नत तो शर्मा ही गई और अपना चेहरा ऊपर करते बोली, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तुमने मुझे क्यों सुबह सुबह परेशान किया, बोलो। युग ने अपने राइट हैंड से मन्नत के गर्दन को पकड़ के झट से अपने करीब किया और उसके होठों पे हल्का बाइट करते बोला, हाँ मुझे अच्छा लगता है तुम्हें परेशान करना। मन्नत ने भी अपनी जीभ बाहर निकालते बोली, तो मैं भी तुम्हें परेशान करूँगी। युग मुस्कुराते बोला, अच्छा मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे परेशान करो, पर संभाल के, कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मन्नत रोने जैसी शक्ल बना लिए और बोली, रात को तुमने मुझे बहुत थका दिया था। युग मन्नत के कान में फुसफुसाते बोला, क्या सच में तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा थका देता हूँ। मन्नत ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए बोली, तुमने रात में पोजीशन चेंज किया और जब बैक साइड में किया तो और भी थक गई हूँ। ये सुन युग मुस्कुराने लगा और उसका चेहरा ऊपर करते बोला, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। मन्नत को उम्मीद नहीं था कि युग अब ऐसा पूछेगा और वह शर्माने लगी। उसको शर्माता देख युग ने फिर कहा, बोलो हम दोनों में जो भी होता है तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। मन्नत अपना नेल्स युग के चेस्ट में धंसाते हुए बोली, सच में बहुत गंदे सवाल पूछते हो। हाँ तो अपनी वाइफ से पूछ रहा हूँ, थोड़ी ना किसी को पूछ रहा हूँ, अब बोलो हाँ या ना। मन्नत अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देख अपना सिर हाँ में हिला दी। युग मुस्कुराने लगा और शरारती करते आगे बोला, वर्ड में बोलो। अब मन्नत चिढ़ने लगी और घूर के देख रही थी और युग अपनी आईब्रो ऊपर करते वापस पूछा। मन्नत जानती थी जब तक वह कुछ बोलेगी नहीं तब तक युग उससे पूछता ही रहेगा, इसलिए मन्नत जवाब देते हुए बोली, हाँ 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 अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना। मन्नत के मुंह से हाँ सुन युग खुश हो गया और तुरंत किस करने लगा। मन्नत भी उसका साथ दे रही थी। 10 मिनट के बाद युग ने उसे छोड़ा और लंबी लंबी सांस भर रही थी। युग बोला, अब जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ। अब दोनों बेड पर से उठे। वहीं युग अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और मन्नत सीधे वॉशरूम में चली गई। इधर इंडिया में रेहान को अपने डैड के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वह नैना को बेटी की तरह प्यार करते हैं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि नैना यहाँ से चली गई है और वह भी हमेशा के लिए, तो न जाने कैसा रिएक्ट करेंगे। रेहान के दिमाग में यही सब चल रहा था और जब वो अपने डैड के पास आया तो नारायण जी रेहान को देख गुड मॉर्निंग विश किया। बदले में रेहान ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर दिया। रेहान तो चुपचाप खड़ा था। नारायण जी बोले, रेहान बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, नैना को जो उसके मायके जाने दिया। बहुत दुखी लग रही थी। उसका उदास चेहरा देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जाते वक्त क्या बोल कर गई, रेहान ने पूछा। नारायण जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए बोले, बहुत खुश थी कि तुमने उसे रात को जाने के लिए परमिशन दे दिया। जल्दी उठ गई थी और सभी काम निपटा कर गई, यहाँ तक कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाई, मुझे दवाई दी, फिर गई। देखो उसके जाने के बाद तुम कितना लेट सोकर उठे हो। अब तुम्हारी भी आदतें खराब हो जाएगी। इतना बोल नारायण जी चुप हो गए। फिर आगे बोले, मेरी बहू को जल्दी घर वापस लेकर आना। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, उससे बातें करके मेरा मन हल्का हो जाता है। एक वही तो है जो मेरी बकवास बातें सुनती है।
रेहान अपने डैड की खुशी अच्छे से देख सकता था और वह अपने मन में कहने लगा, सॉरी डैड, अब वह कभी यहाँ नहीं आएगी। रेहान अब वहाँ एक पल रुकना नहीं चाहता था। उसे पता था कि वह अगर यहाँ रुका तो उसके डैड सिर्फ और सिर्फ नैना के बारे में ही गॉसिप करेंगे और न जाने नैना को वापस बुलाने के लिए कौन सा कसम वगैरह दे दे। रेहान नारायण जी से बोला, डैड मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नारायण जी ने कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से पार्किंग एरिया में चला गया। कार में जाकर बैठ गया। उसे ज़रा भी रिग्रेट नहीं हो रहा था कि जो भी उसने किया गलत किया, क्योंकि नैना को घर से निकालना जब उसके डैड को पता चलेगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें ही होगा। रेहान कार में जाकर बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। वह अब फिर से अपनी ज़िंदगी अपना जीना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने घर पहुंची और जब उसके पापा नरेश जी ने नैना को आते देखा तो उनकी खुशी दुगनी बढ़ गई। उत्तम जी भी नैना को देख खुश हो गए। आज सुरेखा जी को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि यह फ्लैट रेहान ने ही तो दिया था उन्हें रहने के लिए। शादी के बाद नैना यहाँ कई दफ़ा आ चुकी थी पर रहने के लिए वह नहीं आई थी। सुरेखा जी ने भी आगे जाकर नैना के हालचाल पूछी पर उन्होंने जब उसका सूटकेस देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि नैना जब पहली दफ़ा आई थी तो वह एक दिन में ही चली गई, पर इस बार वह काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी। उन्हें कहीं न कहीं कुछ अजीब सा लगने लगा, पर वह अभी सुबह सुबह सभी के सामने पूछकर सबका मूड नहीं खराब करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कुछ पूछा नहीं बल्कि नैना को घर के अंदर आने के लिए कहा और उसके लिए नाश्ता बनाने वह किचन में चली गई। नैना को भी हिचकिचाहट हो रहा था सभी को बताने के लिए कि वह हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आई है, पर वह इतना जल्दी किसी को कुछ नहीं बता सकती। नैना अपना बैग लेकर पायल के कमरे में चली गई। पायल जो अभी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, पर नैना को देख पायल चहकने लगी और दौड़ते हुए नैना के गले लग गई। नैना को देख पायल ने बोली, नैना दी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हो? तो मैं कॉलेज नहीं जाती और आज मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरा दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही नैना गुस्सा करते आंखें दिखाते हुए बोली, पायल चुपचाप तू कॉलेज जा, वरना मामी तो कुछ नहीं कहेंगी, पर मैं तुझे मार मार के भूसा बना दूंगी। पायल मायूस होते हुए बोली, फिर कॉलेज से आने तक आप जाओगी नहीं ना? उसका ऐसा क्वेश्चन सुन नैना उदास हो गई। उदासी में बोली, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नैना का इतना कहना कि पायल उसके गले लगकर झूलने लगी और उसके गाल पर किस करते बोली, क्या सच में आप कभी नहीं जाओगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप और मैं इसी कमरे में रहेंगे। नैना दी, यह कमरा बहुत अच्छा है। वैसे भी दिया किसने है? रेहान जीजू ने तो ही दिया है। रेहान का नाम सुनते ही नैना वापस इमोशनल हो गई और पायल कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद नैना बेड पर बैठ गई और रेहान के बारे में सोचने लगी। वह उसके बारे में बुरा नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसने जो देखा उसे तो वही यकीन करेगा ना। सिर्फ बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि रेहान जो देखा है उसे ही यकीन करता है और ना ही सामने वाले की बात सुनता है। यही सब सोच उसकी आंखें वापस नम हो गई। नैना यही सब बैठे सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या झूठ बोले कि सभी को यकीन हो जाए और कोई उसे यह न पूछे कि वह यहाँ से कब जाएगी। तभी सुरेखा जी हाथ में नाश्ता लेकर कमरे में आई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ से नैना पलट कर देखी। अपनी मामी को देख बेड से उठ खड़ी हो गई। नैना को उठता देख सुरेखा जी ने कहा, बैठ जाओ नैना, बैठ जाओ। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम्हारे वजह से तो आज हम लोग सुखी ज़िंदगी जी रहे हैं।
तुमने मेरी बात मानकर तो यह शादी की थी। नैना ने अपना मुंह नीचे लटका ली और सुरेखा जी उसके पास आकर नाश्ते का ट्रे साइड में रख दी और उसका हाथ पकड़ कर उसे बिठाते खुद भी पास में बैठ गई। जब से नैना का शादी हुआ था तब से सुरेखा जी के बिहेवियर में काफ़ी सुधार आ चुका था। वह नैना के साथ बेटी की तरह पेश आ रही और रेहान को भी उतना ही दामाद का सम्मान दे रही थी। भले चाहे दिखावा ही कर रही हो, पर उसे नैना को काफ़ी अच्छा लगता था। नैना को इतना उदास और शांत देख सुरेखा जी ने कहा, क्या बात है नैना, तुम कुछ ज़्यादा परेशान सी दिख रही हो। क्या घर पर कुछ हुआ है? नैना किसी को तो सच बताना चाहती थी। वह ज़्यादा देर तक तो किसी से झूठ नहीं बोल सकती, पर उसे कहीं न कहीं यह डर लग रहा था कि उसकी मामी कहीं उसे जलील न करे, क्योंकि अपनी मामी की आदतों से अच्छे से वाकिफ़ है। इसलिए वह बताने के लिए हिचकिचा रही थी कि उतने में उसकी मामी ने वापस कहा, नैना बोलो क्या बात है। नैना ने अपनी नज़रें नीचे झुकाए ही बोली, रेहान ने मुझे घर से निकाल दिया है मामी। नैना की बातें सुन सुरेखा जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वह चौंकते हुए बोली, क्या? ये कैसे हो सकता है और तुमने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? नैना की आंखें नम थीं, यहाँ तक कि उसकी आंखों में हल्का पानी आ गया था। उतने में सुरेखा जी ने उसके हाथों को पकड़कर बड़ी नरमी से बोली, नैना तुम टेंशन मत लो, मैं रेहान से बात करूँगी। ऐसे कैसे तुम्हें घर से निकाल सकता है? तुम दोनों का शादी हुआ है। वह खुद तुम्हारा रिश्ता मांगने मेरे घर आया था। हम थोड़ी ना उसके कदमों में गिरने गए थे और उसका जब जी चाहे वह तुम्हें कैसे निकाल सकता है। सुरेखा जी का इतना सपोर्ट देख नैना तुरंत उसके गले लिपट कर रोने लगी। आज उसकी मामी उसे समझ रही हैं। आज उन्हें उसका तकलीफ दिख रहा है। सुरेखा जी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, नैना चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं रेहान से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। इतना बोल सुरेखा जी शांत हो गई और मन में सोचने लगी, कहीं रेहान कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल रहा ना। नैना को घर से निकाल दिया, कहीं ये घर भी छीन ले तो। नहीं नहीं, रेहान ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे मिलकर बात करूँगी। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कांदेवली अग्रवाल हाउस। पीहू तैयार होकर कॉलेज तो गई, पर उसका पूरा ध्यान मयंक पर था। वह क्लास अटेंड करने तो बैठ गई थी, पर उसका एक भी लेक्चर में मन नहीं लग रहा था। उसका पूरा फोकस मयंक पर ही था। उसके दिमाग में वही सब सीन अभी भी घूम रहा था। वह और मयंक किस तरह से करीब आए हुए थे और उन्होंने क्या क्या किया, वह वही सब सोच के मुस्कुराए जा रही थी। जैसे तैसे करके वह कॉलेज अटेंड की और जब कॉलेज से वह बाहर निकली तो वह लगातार मैसेज कॉल मयंक को करने लगी। वह चाहती थी कि मयंक उससे मिलने आए और दोनों प्यार भरी बातें करें। पहले मयंक ने उसका कॉल नहीं उठाया, पर वह लगातार कॉल कर रही थी। यह देख मयंक ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो बोलो। मयंक की आवाज़ में बेरुखी साफ नज़र आ रहा था, पर पीहू ने ज़्यादा न ध्यान देते हुए प्यार से बोली, अब आंटी की तबीयत कैसी है? कॉल के दूसरी ओर से मयंक ने कहा, पहले से ठीक है। ये सुन पीहू ने कहा, मयंक तुम्हारे पास कब टाइम है मुझसे मिलने के लिए? प्लीज़ आओ ना मुझसे मिलने। मयंक ने साफ साफ मना करते हुए बोला, मॉम इतनी भी अच्छी नहीं हुई हैं कि मैं बाहर निकलूं। बात को समझो तुम। फ्री होने के बाद मैं तुमसे खुद मिलूँगा। पीहू कुछ बोलती उसके पहले भी मयंक ने कॉल काट दिया। यह देख उसे बुरा तो लगा, पर उसने अपने मन को समझा लिया कि आंटी की वजह से वह परेशान है और मुझे उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मयंक को पीहू पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वह तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर कहते हैं ना, अगर बदला दिमाग में बैठ जाए तो अच्छे अच्छे लोग भी बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। आज वही मयंक भी कर रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने का जुनून जो सवार हो गया था।
और वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी पीहू, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी बहन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसने मेरे भाई को बर्बाद किया, तो बदले में तुम्हें भी बर्बाद होना ही पड़ेगा। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून सवार था और खुद को शांत करते हुए वह अपने काम में बिजी हो गया। आजकल वह अपने डैड की फैक्ट्री वही संभाल रहा था, क्योंकि उसने फैमिली में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था और यहाँ तक कि यह सब युवराज की वजह से ही हुआ था। बाकी उनके घर वाले तो सभी लोग अच्छे ही हैं, सिवाय युवराज को छोड़कर। उधर मलेशिया में युग और मन्नत दोनों फ्रेश होकर रेडी हो गए थे और दोनों नीचे कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट करने आए हुए थे। युग ने उसे खाने के लिए बहुत कुछ ऑर्डर किया था। सब ब्रेकफास्ट मलेशिया टाइप में था। होटल वाले भी उन्हें बहुत अच्छी ट्रीट दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज युग और मन्नत चेकआउट कर लेंगे। यह होटल किसी और का नहीं, मिस्टर हेनरी का था और युग और मन्नत मिस्टर हेनरी के स्पेशल गेस्ट थे, इसलिए वह उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे। दो शेफ मिलकर उन्हें वहाँ के फेमस डिशेस रेडी करके उन्हें टेस्ट करवा रहे थे कि दोनों यहाँ से जाए तो अपनी यादें लेकर जाए और वापस आने की उत्साहित रहे। मन्नत का तो सब में से थोड़ा थोड़ा खाकर ही पेट भर गया। वे दोनों ने सभी को थैंक यू बोलकर अपने कमरे में आए। मन्नत कमरे में आते ही खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। युग भी उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। युग ने उसे पीछे से हग कर लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख उसके बालों को सूंघने लगा। युग का दोनों हाथ मन्नत के पेट पर था। मन्नत ने अपने दोनों हाथ से युग के हाथों को पकड़ते बोली, युग, मैं इस जगह को हमेशा हमेशा याद रखूँगी। अभी से इस जगह को मिस करने लगी हूँ, तो जाने के बाद तो और भी मिस करूँगी, क्योंकि हमारी प्यार की शुरुआत यहीं से चालू हुआ है। यह सुन युग ने मन्नत को पलटा अपने तरफ किया और अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए बोला, जगह कोई भी हो, हम दोनों जहाँ भी रहेंगे उस जगह को हम दोनों अपने प्यार में खूबसूरत लम्हा बना देंगे। मन्नत थोड़ी सी युग से दूर हुई और फिर उसके सीने से लग गई और अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, पता है युग, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची रहूँगी कि आउट ऑफ कंट्री घूम सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं मुंबई में भी कभी नहीं सोची थी घूमने के बारे में। इतना बोल मन्नत चुप हो गई। वहीं युग कुछ भी नहीं बोला, वह भी खामोश था और अपने दोनों हाथों से मन्नत को जकड़ अपने सीने में छुपा लिया। मन्नत ने आगे बोलना जारी रखी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, पर जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी तब मेरे पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं रहते थे। बहुत बार मैं तो कॉलेज से पैदल चलकर घर आया करती थी और उन पैसों को सेविंग करके मैं मोबाइल का रिचार्ज जैसे तैसे कर लिया करती थी। ये कहते वक्त मन्नत थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बोलते वक्त उसके गले में खराश होने लगा था, जो युग अच्छे से समझ गया। युग ने उसे रोका नहीं, वह उसकी सारी बातें सुन रहा था और वह सुनना चाहता था, क्योंकि वह भी तो अपनी वाइफ की सारी तकलीफ़ों को जाने, उसने कैसे हालात से सफ़र किया है। युग सिर्फ उसके सिर पर किस कर लिया और अपने हाथों से उसके पीठ को सहला रहा था। मन्नत अपना गला साफ करते आगे बोली, मैंने कभी बड़े सपने ना देखी, ना कभी सोची कुछ अच्छा करूँगी। जैसे मेरी ज़िंदगी कट रही थी, मैं वैसे ही काटे जा रही थी। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे जॉब मिला। पहले तो मुझे अच्छे जॉब मिले नहीं, फिर मुझे न्यूज़ एजेंसी में आर्टिकल के लिए जॉब मिल गया। स्टार्टिंग में तो कोई मुझे ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, पर धीरे धीरे मैं काम सीख गई। मैं उस जॉब एजेंसी में खुश नहीं थी, पर मुझे दूसरा जॉब मिलने तक मैं
वहाँ पर काम करना चाहती थी और धीरे धीरे मुझे काम का एक्सपीरियंस हो गया। मुझे तो वहाँ 1 साल भी नहीं हुआ था काम करते। फिर वह दिन आया जिस दिन मुझे पता चला कि ब्लू डायमंड होटल में तुम आने वाले हो। एजेंसी में एक ही गॉसिप चालू था कि युग बजाज के बारे में न्यूज़ इकट्ठा करना मुश्किल होता है, पर जो भी करेगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। फिर मैंने उस दिन ठान ली कि मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ इकट्ठा कर ही लूँगी, पर मैंने तो तुम्हें देखी ही नहीं थी। और उस दिन मैं और नैना ब्लू डायमंड होटल में सुबह से जाकर बैठ गए, पर तुम्हारा तो वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं मिला। और नैना मुझ पर गुस्सा किए जा रही थी क्योंकि हमारा आधा दिन तुम्हारे वेट करने में ही चला गया। और तो और ब्लू डायमंड में हमने सिर्फ पानी ऑर्डर किया था। हम दोनों सिर्फ पानी पी रहे थे क्योंकि हम वहाँ पर ना कॉफ़ी और चाय का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब तुम्हें तो पता ही है। और जब हमारी शादी हुआ तब मुझे यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दर्द लिखा है। इतना बोल मन्नत युग से दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हल्की स्माइल करते हुए बोली, पर अब देखो, जिसे मैं देखी नहीं थी, जिसे सब लोग देखने के लिए इंतज़ार करते थे, जिससे मैं डरती थी, वह आज इंसान मेरे सामने है। मेरा प्यार, मेरा पति, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। पर अब मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना अब मैं सांस तक नहीं ले सकती। आई लव यू युग। युग ने झट से उसे अपनी गले लगा लिया और बड़े प्यार से बोला, रह तो मैं भी नहीं सकता हूँ अब तुम्हारे बिना। आई लव यू टू। इतना बोल युग उसे अपने से दूर किया और उसके होठों पर हल्का किस किया। युग उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोला, तब मैं बहुत सुर्खियों में था। घर से लेकर बाहर तक ही चर्चा युग बजाज की शादी कब होगा, क्या वह शादी करेंगे या नहीं। मुझे यही लगता था मेरे लिए कोई बनी ही नहीं है, पर मुझे क्या पता था कोई मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। और रही बात तुम्हारे पास्ट की, तो मैं उसे बदल नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर अपने साथ ब्राइट करूँगा। जो मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। दोनों एक दूसरे से हद तक प्यार करने लगे थे, यहाँ तक कि अब वह दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। युग मन्नत के गालों पर प्यार से थपथपाते हुए कहा, मिस्टर हेनरी मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। यहाँ पास में एक बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ हम दोनों जाएंगे। वैसे भी आज रात को हमें निकलना है, तो तुम बाकी के भी सभी पैकिंग कर लो। मन्नत भी स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और युग इतना बोलकर रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही मन्नत भी अपनी पैकिंग करना चालू कर दी। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।